मिनट। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो जैसे मैंने पहले पढ़ाया है प्रश्नावली 1.1 और बेसिक क्लास है, यदि आप लोगों को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको जरूर देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जैसे 10th जो अपर में सिद्ध करना है तो इसको हमें मानना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी कि जो √5 है वो अपर में नहीं बल्कि परिमेय है। उल्टा मान के चलेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी मान लेंगे कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी परिमेय संख्या जब होती है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? √5 = p/q। और यहाँ पे जो p और q है, ध्यान से देखिए, p और q ये दोनों क्या है? ये क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। ठीक है, ये दोनों क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होता है? ऐसी कोई दो संख्या है जिनका HCF 1 होता है, यानी वो किसी संख्या से कटती ही नहीं है, वो स्वयं से कटती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 और 3 ये दोनों सहअभाज्य होंगे, क्यों? क्योंकि 2/3 लिखेंगे तो ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये दोनों सहअभाज्य है। ठीक है, तो सहअभाज्य क्या होता है कि जिसका दोनों का HCF 1 हो। अब इसको अगर आप नहीं जानते तो बेसिक क्लास मेरा है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, जो Q है बराबर के इधर भेजेंगे, तो इधर भाग में है, इधर काय में है? भाग में है, बराबर किधर जाएगा? तो वो गुणा में जाएगा, यानी √5 = p। अब इतना बन गया, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करना है? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है कि समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। ठीक है, मतलब इधर भी और इधर भी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? q√5 का वर्ग = p का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब q का स्क्वायर देखिए, जो स्क्वायर है ना, इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों पे स्क्वायर है, यानी जो स्क्वायर है वो q पर भी स्क्वायर है और √5 पर भी स्क्वायर है। तो q का स्क्वायर हो गया और √5 पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसे समझिए कि कोई भी संख्या रूट में हो, यदि उस पर स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी क्या बचेगा? सिर्फ 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा? p²। अब इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 5q² = p²। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखिए, अगर मैं 5 को उधर भेजू, बराबर के उधर भेजू, तो इधर गुणा है, उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी q² क्या हो जाएगा? p²/5, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा? इसी को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसी को लिखना है, इसी के बारे में। तो लिखेंगे जो 5 है ना, वो p² को विभाजित कर रहा है। लिखेंगे 5 p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, एक प्रमेय है, वो प्रमेय कहता है कि यदि कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसके मूल संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे अगर मान लीजिए 25 5 से विभाजित होता है तो 5 आता है। अब 5 को 5, अच्छा ऐसे समझिए, जैसे 2 के स्क्वायर कितना होता है? 4। अब जो 4 को 2 विभाजित करेगा तो 2 को भी 2 विभाजित करेगा ना, यही चीज बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो अब आगे क्या करना है? अब देखिए आगे क्या करना है, जैसे समीकरण 2 ये बन गया है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, p के बटा में 5 है, किसके बटा में 5 है? p के बटा में 5, यानी p² के बटा में 5 लिखा है, तो जिसके बटा में 5 जाएगा उसी के बराबर में हम एक संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? माना p = 5c। देखिए p मैंने 5c माना है, 5 है इसलिए, अगर बटा में 2 होता तो 2c, 3 होता तो 3c, है ना, तो 5 है तो क्या मानेंगे?
5c। यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं बहुत से बॉयज की q के बराबर माने कि p के बराबर माने, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिसके बटन रहेगा उसी के बराबर में मान लेना है। अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है ध्यान से देखिए, समीकरण 2 वाला ये वाला है, इसको बनाते हैं, ये वाला समीकरण 2 है, ठीक है। तो जहां पे p है स्क्वायर है वहां पे क्या लिखेंगे 5c, यानी 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और c का स्क्वायर, 5 को बराबर उधर भेजेंगे, इधर देखिए गुणा में है, उधर जाएगा तो बट्टा में, यानी q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और c स्क्वायर बटा 5, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 5, यानी q स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा है 5c स्क्वायर। अब अगर हम बोले कि 5 गुणा में है बराबर किधर आएगा तो भाग में आएगा, यानी c स्क्वायर बराबर क्या हो गया q स्क्वायर बटा 5। अब सेम सिचुएशन फिर से आगे जैसे पहले आया था, तो यहाँ पर फिर से लिखना है, क्या लिखना है ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखना है कि जो 5 है वो q को विभाजित कर रहा है, 5 q को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो 5 है ना वो q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, देखिए विभाजित कर रहा है, तो जो 5 है वो q को विभाजित करेगा, जैसे हमने p के बारे में लिखा था वैसे हमने q के बारे में लिख दिया। अब यहाँ पर ये कुछ न कुछ ये पता चल रहा है कि जो 5 है ना वो p q दोनों को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब दोनों को विभाजित कर रहा है तो जो p q हमने माना था सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या दोनों से विभाजित होती ही नहीं है, जब विभाजित होती नहीं है तो यहाँ पर तो विभाजित हो रही है, ध्यान से सुनिए, हमने माना था कि जो पी क्यू है वो सहअभाज्य संख्या है, और जो सहअभाज्य संख्या होती है किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, यानी एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि p भी विभाजित हो रहा है 5 से और q भी विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने थे ना वो गलत था, जो माने थे वो गलत था, जब माने थे जो गलत था इसलिए अपर में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना क्या था गलत था, हमारा मानना क्या था गलत था, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज बस सिद्ध करना, आप इतना ही कर देंगे आपको पूरा के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पढ़िए, चाहे कुछ भी करिए, बनना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है ना, एक जैसा तो है नहीं, है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसमें बोला है सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपर में, तो हम जैसे मानते थे वैसे ही मान लेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, ऐसे ही मानना है, जो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो आपको परिमेय ही मानना है, ठीक है। फिर आगे क्या करना है कि जब ये परिमेय है तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = p/q, इस रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे बता देंगे p और q सहअभाज्य है, क्या है सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, इसमें आपको पहले से वर्ग नहीं करना है जैसे पहले करते थे, इसमें क्या करना है 3 को उधर भेज देना है, 3 को बराबर के उधर, इधर प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2 √5 बराबर p/q, 3 उधर गया प्लस में था तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी q का गुणा डायरेक्टली इसमें कर सकते हैं, तो 2 √5 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा p - 3q /q, अब 2 को उधर भेज देंगे तो 5 √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा p - 3q/2, उधर चला गया तो 2q हो गया, क्या हो गया 2q। अब लिखेंगे यहाँ p और q पूर्णांक है, क्या है
पूर्णांक है। और जब कोई संख्या, मैंने क्या बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है कि जब उसके हर और अंश पूर्णांक होते हैं तो वो परिमेय होती है। इसका मतलब ये जो p और q है ये दोनों पूर्णांक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। और p-3q/2q एक परिमेय है। मतलब ध्यान से सुनिए, जो ये वाला है वो अपरिमेय है और ये वाला परिमेय है। अब परिमेय के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होती है, यानी लिखेंगे एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। इसलिए हमारा मानना गलत था। कैसा था? गलत था। अब फिर आगे लिख देंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, तो इतना आपको करना है, बाकी कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है, आपसे बन जाएगा आई होप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है, जो कि इसमें 3 क्वेश्चन है, यही तो लास्ट है। तो इसमें से देख लीजिए 1/√2 दिया है, 7√5, 6 + √2, इनको अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे अपरिमेय सिद्ध? इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। जैसे हमने पहले मानते आए थे कि माना ये परिमेय है, वैसे ही सबको मानना है। ठीक है, सॉल्व भी सेम एक ही तरह से करना है, लिखना भी एक ही जैसा है। तो आई होप आप एक आध दो ठो खुद ही कर लोगे, मैं एक दो ठो और बता देता हूँ। ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है तो किसको बता दूं, चलिए मान लेते हैं, एक ठो इसको बता देता हूँ, तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरा नंबर में क्या है, 6 + √2, ऐसे लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय है। तो इसके हम क्या मानेंगे, जब फिर परिमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या है, सहअभाज्य, सहअभाज्य है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 को उधर भेज देंगे, तो √2 = क्या हो जाएगा, p/q - 6। अब √2 क्या हो जाएगा, q उधर गया तो गुणा हो गया, तो p - 6q/q। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हैं कि q का डायरेक्ट यहाँ पे गुणा होता है, भिन्न आपको आता होगा इतना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पहले मैंने लिखा था कि p q दोनों पूर्णांक हैं, ये पूरा परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय है। तो वही चीज लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ p और q, ऐसे लिखेंगे, p और q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, p - 6q/q एक परिमेय संख्या, कैसी है, परिमेय, परिमेय है। और √2 अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे आगे कि परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, इसलिए हम लिख देंगे हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। ठीक है, तो फिर क्या लिख देंगे, 6 + √2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। यही चीज सिद्ध करना था, बहुत ही आसान है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, आई होप आपसे ये समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और इनको सॉल्व कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही हैं, तो नहीं बनेगा तो बताइएगा। ओके, अब मिलेंगे चैप्टर 2 में। ओके, थैंक यू।